नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 117 नंबर पार्ट तक देख लिया था। आज हम लोग 118वां नंबर पार्ट देखेंगे। और इसके साथ में जो यह पार्ट है, इस पार्ट में पहला प्रश्न जो होगा आपका स्टैटिक जीएस का होगा और दूसरा जो होगा आपका करंट अफेयर का प्रश्न होगा। तो दोनों प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी से जो भी चीज़ें, देखिए आज आपको नहीं लिखेंगे, कल आपको लिखना पड़ेगा। एग्ज़ाम जब बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा तब दिक्कतें खड़ी होंगी। तो क्यों नहीं आज से ही आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लिखना स्टार्ट करिए। दो दो प्रश्न को ही अगर आप डेली लिखते हैं तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से ही आप चाहे 2020 की तैयारी कर रहे हों और या 21 की तैयारी कर रहे हों। अगर 21 की तैयारी के आप लोग अभी से कर रहे हैं तो आप लोग मुख्य परीक्षा की आप लोग तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि वही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो मुख्य परीक्षा है उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से जो आपको आंसर राइटिंग कराई जा रही है उसको पूरी ईमानदारी के साथ में करने का प्रयास कीजिए। आज का जो प्रश्न है, प्रश्न पेपर 4 का है। जो जीएस मेंस परीक्षा होती है उसका जीएस पेपर 4 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है आपकी 235 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए। अच्छे से अपने उत्तर को बेहतर बनाइए। इसके साथ में कुछ जैसे डेटा है, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, जो भी रेलेवेंट हो तो उसको आप लोग इसमें ऐड करने का प्रयास करिए। अच्छे से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। आइए आज के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? मनोवृत्ति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट करना है। तो जो देखिए, जो मनोवृत्ति है कि जो आपका मन स्थिति होती है, ठीक है, जो आप सोचते हैं, सोचने के बाद आपके जो व्यवहार करने का जो एक रवैया होता है या तरीका होता है, व्यवहार करने का एक तरीका। अब देखिए, अगर आपकी मनोवृत्ति, जो आपका एटीट्यूड है, पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। जो एक सोच होती है व्यक्ति की कि जैसे मान लीजिए यह एक सीमा, मान लीजिए यहाँ से अगर पीछे चलेंगे तो आपके जिस प्रकार की आपकी सोच है, जो मनोवृत्ति है, जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके के गुण आपके अंदर रखे गए हैं, उन्हीं का जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा वो आपका किस में दिखाई देगा? वो आपका जो व्यवहार में यही चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, मनोवृत्ति का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव ही क्या है? व्यवहार है। ठीक है, मनोवृत्ति एक जो मानसिक स्थिति है या वृत्ति है। जिस तरीके से आप सोचते हैं, अच्छा सोच रहे होंगे तो आपकी मनोवृत्ति जो है सकारात्मक होगी। अगर आपके जो पिछले जो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, जो भी संस्कार या मूल्य आपको जो भी मिले हैं उसी के अनुसार चीजें परिवर्तित होंगी। देखिए, जो मनोवृत्ति है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, दोनों में कोई भी हो सकता है। जो मन का सोचना होता है, जैसे मन का सोचना, मैं सोचता हूं या आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में सोचते होंगे, या तो आप सही सोचेंगे या तो गलत सोचेंगे, कोई तीसरी बात नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो यहां पर कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संगठन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। तो इन चीजों के बारे में देखकर आप व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार की आपकी मनोवृत्ति है, इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, मनोवृत्ति जो होती है, मनोवृत्ति के नकारात्मक प्रभाव कि देखिए, जैसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा ए नाम का बच्चा है। अब ए नाम के बच्चे के अंदर एक पारिवारिक गुण मिले हैं कि उसको बिल्कुल परंपरावादी चीजों पर चलना है। ठीक है, परंपरावादी रूढ़िवादी चीजों पर
चलना है, उसी को, उसकी मनोवृत्ति, जो उसका एटीट्यूड है, जो उसके अंदर उसके जो विचार हैं वो भरे गए हैं, वो उसी टाइप से भरे गए हैं। तो आगे जो फॉलोअप करेगा या आगे वो चीजों को बढ़ाएगा, वो रूढ़िवादी चीजों को ही तो बढ़ाएगा ना। यही चीजें निकल कर आती। तो ये क्या है, मनोवृत्ति जो नकारात्मक प्रभाव होता है कि ये पिछली चीजों को रिपीट करता है जाकर, या जो भी चीजें हैं उनको देखकर अगले के ऊपर क्या वो इंटरप्रेट करेगा जाकर, उसको देखकर वो चीजें व्यवहार में लाता है। एक बच्चा है, उसको पता है उसके घर में, अब एग्जाम्पल के लिए है, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, कोई जैसे एक फैमिली है, अब उसकी फैमिली में एक बच्चे ए नाम की फैमिली, जो बच्चा है उसकी फैमिली में, उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक डकैत खानदान में है, ठीक है। तो जो उसकी सोच और जो उसकी मन स्थिति बनेगी वो कैसी बनेगी कि किस तरीके से इस व्यक्ति को मुझे मारना है, कौन सी गोली से मारना है, किस तरीके से मारना है, ऐसी मन स्थिति उस व्यक्ति की बनेगी, उस बच्चे की बनेगी, जैसा जो सामाजिक मूल्य और संस्कार उसको मिले होंगे। और कुछ चीजें वो बाद में भी सीखता है जाकर, उसका जो बैकग्राउंड होगा कि वो किस परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं कि ये मनोवृत्ति के नकारात्मक प्रभाव में आती हैं। देखिए, नकारात्मक प्रभाव में एक चीज और आती है कि जैसे आपको पता है, जैसे किसी भी चीज के प्रति आपका नकारात्मक रवैया, आपने विचार आपके अंदर नकारात्मक भरे हुए हैं, वो किसी कारणवश हो सकता है, वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड के कारण हो सकता है, या समाज के कारण हो सकता है, या पर्टिकुलर गांव के या एक मोहल्ले के अकॉर्डिंग हो सकता है कि वहां पर ऐसी ही चीजें चलती हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, तार्किकता का अभाव आ जाता है। क्या होता है कि आप लॉजिक नहीं देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे आप बलि देने की प्रथा को ही देख लीजिए, एक छोटी सी चीज है। अब आपके परिवार में बचपन से आप देखते चले आए हैं कि बलि देने से हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है, उस बच्चे के अंदर भी यही चीजें हैं, तो वो आगे भी उन्हीं कार्यों को करेगा जाकर। तो वहां पर क्या है, जबकि उसने तार्किक रूप से यह नहीं सोचा कि बलि देने से मेरा भला कैसे होगा। जो ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास को बढ़ाता है, एक नकारात्मक मनोवृत्ति। दूसरे धर्म के प्रति नकारात्मकता, कि जैसे हमारे समाज में है भी कि भाई सहिष्णुता और असहिष्णुता की बात की जाती है, तो यहां पर दूसरे धर्म के प्रति, भाई जब एक बच्चे के अंदर वही विचार आएंगे जो फैमिली और घर में बताया जाएगा, या वो समाज में जो देखेगा टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कि हाँ पर्टिकुलर एक धर्म के प्रति ये चीजें हैं, तो यहां पर मनोवृत्ति अगर नकारात्मक बनती चली गई उस व्यक्ति की, तो क्या होगा, वो दूसरे धर्म के प्रति, वो कोई भी धर्म हो सकता है, वो मुस्लिम धर्म भी हो सकता है, हिंदू धर्म भी हो सकता है, बौद्ध धर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर धर्म के प्रति, एक कम्युनिटी के प्रति एक नकारात्मक रवैया अपनाता चला जाएगा, क्योंकि वो चीजें उसके जहन में, वो बिल्कुल मनोवृत्ति में आ गई हैं। वो जो उसकी स्मृति है, जो उसको सामाजिक मूल्य दिए गए हैं, वो सारी चीजें रिलेट करने के बाद वो आगे व्यवहार में लाता है जाकर। अंधविश्वास जो है, अंधविश्वास को भी बढ़ाता है। भाई नकारात्मक मनोवृत्ति क्या करेगी, एक जो अंधविश्वास है इसको भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और असहिष्णुता को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण करता है। आप सोच के देखिए, एक ए नाम के लड़के के पिता पहले वही कार्य कर रहे थे, फिर ए नाम का लड़का भी वही कार्य करने लगा, और उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहा है आगे व्यक्ति, उन्हीं का लड़का। तो क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये नकारात्मक चीजें चलती रहेंगी जब तक उनके अंदर कोई नया चेंज नहीं आता। और क्या है, सबसे खतरनाक स्थिति महिलाओं के प्रति हो जाती है, ठीक है, कि एक दोयम दर्जे का उनको बिल्कुल एक वस्तु की भांति ट्रीट किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट की भांति। अब एक बच्चे के मन में एक मन स्थिति उसके अंदर बना दी गई है, या उसका एटीट्यूड हर लड़की के प्रति वही होता है कि हाँ भाई ये लड़की है, कहीं कुछ नहीं, मुझसे तो बहुत कमजोर है, ये एक दिमाग में बैठा दिया गया है। जबकि ऐसा नहीं है। लड़कियां कितनी बहादुर होती हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, अन्य चीजों में, डिफेंस सर्विसेज में, हर एक सर्विसेज में अब इस समय टॉप पर जा रही हैं।
तो आप ये नहीं कह सकते, किसी की क्षमता का आकलन आप एक सामाजिक अवधारणा के आधार पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए शरीर की बनावट और सारी चीजें कही गई हैं। देखिए एक पुरुष मानसिकतावादी जो एक समाज होता है, वहां पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी, और ये चीजें प्राचीन काल से चली आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आज जो लोगों के अंदर जो एक नकारात्मक मनोवृत्ति है, वो महिलाओं के प्रति बहुत ही खतरनाक स्थिति में ले जाती है लोगों को, कि उनको पता है कि जैसे आज रेप रेप करना बिल्कुल आसान चीज हो गई है। सबको लगता है कि यहां कुछ नहीं होने वाला, मुझे कहीं भी कुछ भी करो। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, एक नेगेटिव कंसेप्ट जो एक दिमाग में उपजता है, और जो सामाजिक एक ताना बाना है, उसके माध्यम से जो चीजें मिलती हैं वो बहुत खतरनाक मोड़ लेती हैं जाकर। आप लोगों ने भी देखा होगा समाज में, अगर अब वर्तमान में उठाकर देखेंगे तो ये चीजें हैं, उनका नेगेटिव एटीट्यूड है, जो उनके अंदर नेगेटिव चीजें बसी हुई हैं वही परिलक्षित होती हैं जाकर उनके व्यवहारों में। एक अच्छे संस्कार, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा परिवार, अगर उसके घर के संस्कार, उनके माता पिता के संस्कार अगर अच्छे हैं, तो बेटे के बुरा कर्म करने के बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। हाँ, एक चांसेस हो सकता है कि भाई उसका फ्रेंड सर्किल ही गलत हो गया हो, ठीक है, तो उसकी वजह से कर ले। लेकिन अगर अच्छे मूल्य, अच्छे संस्कार दिए गए हैं, तो वह गलत कार्यों को नहीं करेगा। अब सिविल सेवकों के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं, कि जैसे सिविल सेवकों के परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग बात करेंगे, तो यहां पर देखिए सिविल सेवकों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्या चीज, निष्पक्षता और तटस्थता। भाई अब न्यूट्रल रहिए, ठीक है, किसी का पक्षपात मत कीजिए। भाई आपको पता है दो व्यक्ति आए हैं, जो सही है, जो अधिकार क्षेत्र में है आपके, और जो रूल कहता है, जो नियम कानून कहता है, उसी के अनुसार आप कार्य करिए। लेकिन अगर आप पक्ष लेने लगे कि नहीं ये हमारे चाची का लड़का है, या भतीजा है, या गांव का लड़का है, या शहर का लड़का है, ये मेरे किसी जानने वाले का लड़का है, आप पक्षपात करने लगेंगे। और वो कब करेंगे, जब आपकी मनोवृत्ति नकारात्मक होगी। तो होता क्या है कि निष्पक्षता और तटस्थता में एक सिविल सेवक को नहीं रहने पाता। अगर उसकी उस पर्टिकुलर व्यक्ति की, जो सिविल सेवक है, एक अधिकारी है, अगर उसकी जो एक सोच है वो निगेटिव है कि हाँ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं, तो पर्टिकुलर कम्युनिटी के परिप्रेक्ष्य में वो पक्षपात करने लगेगा। ऐसी चीजें किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं अच्छी होती। जो एक सही एक स्वरूप जो होता है एक अच्छी मनोवृत्ति का, वो एक अच्छे इंसान का भी निर्माण करता है। भाई जो आप सोचते हैं, पहले सोचते हैं फिर करते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले कर लेते हैं फिर सोचते हैं। कहीं ना कहीं आप जब कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आप अपने हाथ को हिलाते हैं, तो आप पहले सेंस जाता है ना कि आपको ये करना है। तो यही चीजें यहां पर भी होती हैं कि सारी की सारी चीजें, जो पिछला बैकग्राउंड जो होता है, जो आपका मनोवृत्ति होती है, अगर आपकी मनोवृत्ति अच्छी हुई, सकारात्मक हुई, तो आपका व्यवहार भी सकारात्मक होगा। ठीक है, अगली चीज क्या है, अगली चीज यह है मनोवृत्ति के सकारात्मक प्रभावों को देख लीजिए। अगर आपकी मनोवृत्ति सकारात्मक है, आप सभी चीजों को पॉजिटिव वे में लेते हैं, और आपका व्यवहार पॉजिटिव है, तो जो व्यवहारिक जीवन है उसमें समझ बढ़ाने हेतु बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है एक पॉजिटिव जो है मनोवृत्ति, एटीट्यूड जो होती है। ठीक है, अनुकूल हो तो तुरंत सीखना चाहेंगे आप। अनुकूल हो कोई भी चीज़ है, अगर एक पॉजिटिव मनोवृत्ति है, जैसे मान लीजिए आप एडॉप्ट क्यों करते हैं किसी को, आप एक मेंटर क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसके गुण, उसकी चीजें आपको अच्छी लगती है, तभी वो चीजें आप उनको करने का प्रयास करते हैं कि हाँ मैं इनके जैसा बनूंगा। तो इनके जैसे बनने का मतलब यह है कि उनका व्यवहार अच्छा था। व्यवहार अच्छा होने के पीछे उनकी सोच अच्छी थी, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी थी, उनकी मनोवृत्ति अच्छी थी। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। और अगली चीज क्या है, अगर आप सकारात्मक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, तो होगा क्या, आप सभी चीजों में एक आत्मसंतुष्टि की भावना आएगी, हर तरीके से आप खुश रहेंगे। जो सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक जिम्मेदारी है,
सॉरी, जो सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक जिम्मेदारी है, उसका भी पालन आप पूरी मतलब तन्मयता के साथ में करेंगे। और जो सकारात्मक मनोवृत्ति होती है, ये नैतिक मूल्यों का आधार भी होता है। आप अगर सकारात्मक मनोवृत्ति, आपका व्यवहार सकारात्मक नहीं होगा, आपका नज़रिया सकारात्मक नहीं होगा, तो आप नैतिक मूल्यों को अच्छे नैतिक मूल्य आपके अंदर नहीं निर्माण कर सकते। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मनोवृत्ति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको मात्र 125 शब्दों में आपको अच्छे से लिखना था, तो 125 शब्दों में आप लोग अच्छी तरीके से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, इसके पीडीएफ जो है आपको यूपी पीसीएस मेंस 2020 के पेड ग्रुप जो चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। 21 का भी चल रहा है, जो लोग भी 20 और 21 अलग अलग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, देखिए 2 प्रश्न अगर एक दिन में आप टारगेट बनाते हैं 2 प्रश्नों का भी, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप 2 प्रश्न डे बाय डे लिखते रहिए, अभी 21 का मेंस कब होगा नहीं होगा कब होगा ये बात की बात है, लेकिन अगर आप प्रॉपर ये बना लीजिए कि मुझे पढ़ना है प्लस 2 क्वेश्चन डेली लिखने हैं, सोच कर देखिए कि कितने डायमेंशन में आप कितने प्रश्नों को लिख चुके होंगे मेंस तक। लेकिन अभी कोई नहीं लिखना चाहेगा, अभी सोचेगा यार अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे जाकर, अभी क्या जरूरत ही क्या है अभी लिखने की, बाद में देखेंगे जाकर जब हमारा पीटी क्लियर हो जाएगा फिर मेंस में जाएंगे। जो लोग भी मेंस दे रहे हो आप उनसे पूछिए कि पीटी निकलने के बाद आपको कितना समय मिलता है और उसके बाद आपकी तैयारी कैसी होती है। जो मुख्य परीक्षा की तैयारी होती है वो पहले ही की जाती है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आपको निर्णय लेना है किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 236 है और इस प्रश्न को 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। प्रश्न को लिखने से पहले सावधानियों को ध्यान में रखिए कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। कुछ कोटेशंस का आप लोग उपयोग करिए, कोटेशंस का आप लोग बेहतर तरीके से उपयोग करिए। इसके साथ में कुछ फ्लो चार्ट, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करिए और जो आपकी लयबद्धता है प्रश्न में वो उसको बनाए रखिए। ठीक है, अच्छे से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हाल ही में देखिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन जो है 26 फरवरी 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इसको मंजूरी मिली थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जैसे देश को तकनीकी वस्त्रों के निर्माण में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता की स्थिति प्रदान करना। तो ये इसका मूल जो उद्देश्य है वो है। इस मिशन में जैसे परिव्यय जो होगा वो 1480 करोड़ रुपए का होगा और ये 4 वर्षीय प्रोग्राम है। ध्यान रखिएगा 4 वर्षीय प्रोग्राम है और जो ये मिशन है इसके 4 घटक हैं। 4 घटक किस तरीके से हैं कि जैसे पहले घटक में क्या है कि पहले घटक में 100 करोड़ रुपए आपके प्रावधान किया गया है। ठीक है, सॉरी 1000 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। इसमें अनुसंधान किया जाएगा, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको क्रिएट किया जाएगा, नवाचार और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। द्वितीय घटक में क्या है? द्वितीय घटक में तकनीकी वस्त्रों को जो निर्यात होता है, निर्यात को बढ़ाना, तकनीकी वस्त्रों का व्यापार जो है उसमें वृद्धि करना, उसके विपणन प्रणाली में सुधार लाना, विपणन प्रणाली को बेहतर बनाना जिससे अच्छे से इन चीज़ों को निर्यात किया जा सके। तृतीय घटक में क्या है? तृतीय घटक में क्या है कि जैसे जो निर्यात है 2021-22 तक 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित रखा गया है कि 2021-22 तक आपका 20,000 करोड़ रुपए का आपको निर्यात करना है, ये प्रस्तावित है। और जो ओवरऑल निर्यात है उसमें 10% की वृद्धि करना है। तो ये इसका मुख्य है। अगला पार्ट क्या है? अगला घटक है कि जैसे विश्व तकनीकी वस्त्र बाजार में भारत का जो हिस्सा है वो 4.5% है। वर्तमान में देखेंगे तो 4.5% है। इसमें अन्य प्रावधान भी है इस मिशन के अंतर्गत कि जैसे जो तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद की भी स्थापना की जाएगी। इसी परिषद के अंदर एक निदेशालय भी स्थापित होगा। और अगर हम वैश्विक दृष्टि से देखते हैं तो हमारे देश में जो तकनीकी वस्त्र का निर्माण हो रहा है
उस मामले में, ठीक है, भारत में तो 4 से 5% ही हो रहा है, लेकिन जो प्रथम स्थान है वो प्रथम स्थान तकनीकी वस्त्रों में अमेरिका 23% के साथ में प्रथम स्थान पर है। जो तकनीकी वस्त्र होते हैं उनके निर्माण में जो यूएसए है वो फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य प्रावधान विशेषताएं थी जो आपका जो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन है उससे संबंधित सारी की चीज़ों को हम लोगों ने देखा। कुछ अन्य चीज़ों को भी आपने पढ़ा हो कहीं से तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं और अच्छे से उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को करने का प्रयास करिए। इसकी पीडीएफ जो है आपको यूपी पीसीएस मेंस 2020 के ग्रुप में 21 के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी यूपी पीसीएस मेंस 2020 और 21 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यह आपका व्हाट्सअप नंबर है 9140085178 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।